हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी इस कोरोना टाइम में। बिकॉज काफ़ी समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम अब वैसे भी अभी होने वाला नहीं है, अक्टूबर के बाद ही होगा। तो आप पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ और साथ ही साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर, तो 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर 25 क्वेश्चन। इसके पहले आपको बता दें कि आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ स्वैप ई पोर्टल पे, और साथ ही साथ अगर कोई इंक्वायरी है तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं मुझे। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यूनिट 9 के जितने वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ यूनिट 5 के या कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, या फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डिस्कस किए हैं, 18 वीडियो उसके हैं, तो वो सभी लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिसंबर 2018 का जो पहला लेक्चर था वो यहाँ पर अपलोड है, तो सभी जितने भी वीडियो हैं आप जाके देख सकते हैं। सो नाउ let us start from question number 26. The question number 26 is, which among the following statement is true regarding t-test? t-test को लेकर के इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहले t-test के बारे में जानना होगा। तो t-test बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस को, कि जो हाइपोथेसिस हम बनाई है दैट विल बी एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसमें कुछ इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो सैम्पल साइज दैट शुड बी 30, मतलब स्टैटिस्टिक कम होनी चाहिए सैम्पल साइज। और इसमें हम जो दो पॉपुलेशन होती है उनकी मेन वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं, उसको उसके माध्यम से, टी टेस्ट के माध्यम से। इसको टी टेस्ट बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि किसी पेशेंट की हार्ट बीट चेक करता है डॉक्टर, उसके बाद उसको दवा देता है, उसके बाद फिर दोबारा चेक करता है। अब इन दोनों की मेन वैल्यू निकाल के कंपेयर करते हैं टी टेस्ट के माध्यम से। तो इसमें क्या हुआ कि जो सैंपल थे, जो पेशेंट है एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे उसको चेक किया जा रहा है। तो इसके जो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट कंपेयर दी मीन ऑफ टू ग्रुप। दो ग्रुप के जो मीन्स होगा उसको कंपेयर करेंगे, सही है। ऑप्शन भी दिया है कि पेयर सैंपल टी टेस्ट कंपेयर मीन्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पे सेम ग्रुप के सैंपल्स को के मीन्स होता है उसको कंपेयर करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है कि टी टेस्ट इज ए रेशियो बिटवीन द डिफरेंस अमंग टू ग्रुप्स, ये भी नहीं है, ये रेशियो नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज वन सैंपल टी टेस्ट इज द मीन ऑफ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट दी नॉन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के बारे में पता है, दूसरे ग्रुप के बारे में आपने ज्ञात किया, उसके बाद फिर कंपेयर किया, तो ये भी सही है। तीन ऑप्शन सही है इसके, ए बी डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दें, जैसे कि टॉप जो मैनेजमेंट एम्प्लॉय जैसे कि सीईओ है, उसके अलावा जो नीचे होते हैं, अगर पावर इसको सभी को दे दें, नीचे वालों को भी, तो क्या होगा इससे? द इंक्रीज मोटिवेशन अगेंस्ट दोज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन। अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो जो नीचे के जो एम्प्लॉय होगी उनको भी थोड़ी सी और मिल जाएगी डिसीजन मेकिंग पावर, उनका जो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा, सही है बात है। ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन द डिसीजन मेकिंग, क्या उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर में क्या कोई कंसिस्टेंसी बढ़ेगी क्या? आई थिंक ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे तो पावर बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगी, तो डिसीजन मेकिंग पावर तो कम हो जाएगी ना। अगर एक लोग रहते हैं तो उनकी डिसीजन पावर मेकिंग ज़्यादा होती है, और पास ज़्यादा लोग रहेंगे तो डिसीजन लेने में समय लगेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल अमंगस्ट द जूनियर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम। जो जूनियर मेंबर हैं आपके मैनेजमेंट टीम के, उनकी जो स्किल में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, सही बात है, ये ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन, एन इंक्रीज इन द स्पीड एट विच एसेंशियल डिसीजन आर मेड। और जो भी आप एसेंशियल डिसीजन आपने लिए हैं उनमें इंक्रीज इन द, उनकी स्पीड में क्या कुछ इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? सो इसका राइट आंसर है, ये भी फोर्थ सही है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड, बिकॉज नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जेल्टमैन और डंकन के द्वारा कुछ स्ट्रैटेजी मेंशन की गई थी, यहाँ पर मेंशन की गई है, बताने इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका आपको राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर है बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी। बिकॉज बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली इनके द्वारा नहीं, जेल्टमैन के द्वारा नहीं दी गई थी, ये दी गई थी रिचर्ड ब्रांड के द्वारा, BRYANT। और इसके अलावा जो जेल्टमैन के द्वारा जो स्ट्रैटेजी दी गई उनका नाम है री एजुकेटिव, परसुएसिव और फैसिलिटेटिव, और इसके एक और थी जिसका नाम था पावर स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता था, री एजुकेशन स्ट्रैटेजी में बेसिकली इसके माध्यम से लोगों को एजुकेट करना, उनको समझाना, प्रोग्राम के बारे में बताना, और थ्रू दी पोस्टर, वॉलपेपर या 1-to-1 इंट्रक्शन करके कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुला के साथ में उन लोगों को बताना, समझाना, ये होता है ई एजुकेशन। और परसुएसिव मतलब क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, उनको इन्फ्लुएंस करना और कन्विंस करना। और ऑप्शन सी इज फैसिलिटेटिव स्टडी, जिसमें क्या होता है लोगों को
मनी की मदद से, मतलब कैश प्रोवाइड कराना या फ्री मटेरियल देना या फिर हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी जो दवा होती है उनको फ्री में प्रोवाइड कराना। तो ये बेसिकली सोशल एक्शन की सभी स्ट्रैटेजी है। फोर्थ है बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी। बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी तो बता दिया, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये एक थी जो लास्ट है वो है पावर स्ट्रैटेजी। पावर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, लोगों को मोबिलाइज कराना, जैसे कि आंदोलन करना या स्ट्राइक करना, कैंपेन करना, इस सभी के माध्यम से सोशल एक्शन करना। तो ये चौथी एक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज ये इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, बीच अमंग द फॉलोइंग डज डिफाइन, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल्ड को एज ए पर्सन किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, वो बच्चे जिनकी उम्र 14 ईयर से कम है। तो किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, 4 एक्ट दिए हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है चाइल्ड लेबर एक्ट है। इसको आप याद कर सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कुछ इवेंट मेंशन है और उसके साथ उसकी जो ऑब्जर्वेशन डेट भी मेंशन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। जैसे एंटी लेप्रोसी डेज में मेंशन है 24 फरवरी को, क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, ये बेसिकली 27 जनवरी होनी चाहिए। 27 जनवरी को एंटी लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, वर्ल्ड वाटर डे ऑन द 22 मार्च, ये सही है। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे, इसमें लिखा है 7 मार्च, ये गलत है, यहाँ 7 अप्रैल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी डी, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, ये सही है। तो आपका बी और डी गलत सही है, ये उसी गलत है, तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्रिमिनल लॉ अंडर फॉल अंडर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 इसमें जो दिए हैं थ्योरी दी है, इसके माध्यम से आपको बताना है कि अगर किसी क्राइम के रिस्पॉन्स में बेसिकली प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देना किस थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसी ने क्राइम किया है, अब उसको एक प्रोपोर्शनेट उसका पनिशमेंट देना चाहिए, ये मोरली एक्सेप्टेड है, किस में है, किस थ्योरी में एक्सेप्टेड है? करेक्टिव जस्टिस थ्योरी या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी या फिर प्रोसीजरल जस्टिस थ्योरी या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी। तो इसका राइट आंसर होगा रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन है तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन क्रिएट करना या उसके रिस्पॉन्स में एक प्रोपोर्शनेट एक्शन देना, उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द इंटरव्यू गाइड विल बी यूज ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान अगर इंटरव्यू गाइड यूज किया जाता है किसके द्वारा? इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है या इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर डिफरेंट पीपल या दोनों के साथ। तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरव्यूअर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो इंटरव्यू होती है उसकी भाषा और इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आती, कुछ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं, तो उस दौरान एक इंटरव्यू गाइड का यूज़ कर लिया जाता है जो कि दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रॉपर फैसिलिटेट करता है। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि कितनी डिसेबिलिटी ऐड हैं इस एक्ट में, कौन सा एक्ट है? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इस 2016 के एक्ट में कितनी नंबर ऑफ द डिसेबिलिटी ऐड है? तो ये है 21। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है 2017 का जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो 2017 का याद करने से कोई मतलब नहीं है, आप 2019-20 का देख लीजिए। इसमें इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 117 कंट्री, और इंडिया के जो टोटल रैंक के साथ इसको स्कोर है वो है 30.35। उसके बाद 35 में पूछा गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी किस साल में? 4/6/2008 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई इंडिया के अंदर? 2005 में, 2010 या 2014 या 2017? तो इसका राइट आंसर है 2014। अब एक्चुअली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही हम डिस्क्राइब करें, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बिकॉज देखो एक चीज़ और बताते हैं आपको, जितने भी पॉलिसी या एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन जितने भी कोई आते हैं कानून, उनको आप अलग से बना लीजिए लिस्ट उसकी, ताकि उसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि इम्पोर्टेंट डे है तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, या इम्पोर्टेंट एक्ट है, प्रोविज़न है, उन सबको अलग से लिख लीजिए, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग SC/ST की पॉपुलेशन कितनी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट,
SC की पॉपुलेशन है 16.6% और वहीं ST की पॉपुलेशन है 8.6%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अ मैनेजर में डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैनेजर होता है इनमें से क्या छोड़ सकता है, किस चीज़ को छोड़कर। जैसे कि एक्सेप्ट मतलब होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ये बताना है कि एक चीज़ को छोड़कर मैनेजर चार चीज़ों को छोड़ सकता है। जैसे अथॉरिटी, क्या मैनेजर अथॉरिटी को छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है, बिकॉज मैनेजर का जो मैन काम तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है ना, पूरी टीम को संभालना, मैन लीड करना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ पाएगा, उसके अलावा जितने काम सब छोड़ देगा वो। जैसे कि वर्कलोड छोड़ सकता है, अपने कलीग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है काम। जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। और फोर्थ है अटेंडेंस इन द मीटिंग, मीटिंग भी छोड़ सकता है। अगर वो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोई मैनेजर, तो मीटिंग भी छोड़ सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो कभी नहीं छोड़ सकता। सो ये इसका सी आंसर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि जैसे कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें अगर हम उसके एविडेंस खोजना चाहते हैं तो किस रिसर्च के माध्यम से आप खोज सकते हैं? दैट इज एक्सपेरिमेंटल, या फिर कैजुअल कंपेरेटिव, या कोरिलेशन, या एथनोग्राफी। तो आपको बता दें कि एथनोग्राफी होगा नहीं, बिकॉज इसमें मेंशन ही नहीं है कैजुअलिटी किस प्रकार की है। कोरिलेशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल नहीं है। कैजुअल कंपेरेटिव करने कंपेयर अप कैसे करेंगे आप? यहाँ तो किसी पर्टिकुलर एक इंसिडेंट की बात की गई। तो राइट आंसर इसका एक्सपेरिमेंटल होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सॉरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से आप किसी भी कैजुअलिटी या कोई इंसिडेंट है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए या उसके ज़्यादा एविडेंस खोजने के लिए ऐसी रिसर्च मेथड का यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है कि बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जो बोर्जुआ क्लास होती है, बोर्जुआ क्लास मतलब होता है जो रिच पर्सन होते हैं, उनके द वीपन विथ यू विच बोर्जुआ क्लास फील्ड, मतलब फ्यूडलिज्म को, सामंतवाद को खत्म करने के लिए जिस वीपन का यूज़ किया गया था, वही जो वीपन है बाद में बोर्जुआ क्लास में उसके अगेंस्ट में आ गया। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। आप कार्ल मार्क्स को आपने पढ़ा होगा, तो आपने बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी दी थी रिच पीपल और जो पुअर थे उनके बीच में, बोर्जुआ क्लास थी और जो पुअर पीपल थे उनके लिए एक थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी, तो वही उसी के बारे में पूछा गया है। तो अब जब भी आप देखेंगे बोर्जुआ क्लास के बारे में तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं आंसर कार्ल मार्क्स। बोर्जुआ मतलब होता है कि जो अमीर लोग, रिच पर्सन। 41 में पूछा गया है कि अगर हम एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं, उसकी सशक्तिकरण करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि अब प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय ग्रेटर, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी उनको, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर उनको मिलेगी? ये सही बात है। और सिस्टम दैट इनकरेज वर्कर टू मूव फ्रीली विद इन दी वर्क प्लेस में उन्हें ज़्यादा छूट मिलने से इनकरेज, मतलब एक सिस्टम जो इनकरेज करेगा वर्कर्स को ताकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं वर्क प्लेस में। या अपॉर्चुनिटी टू शेयर द कंपनी प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में शेयर उनको मौका मिल जाएगा शेयर। और साथ ही साथ अ फॉर्मल सिस्टम टू ऑफ लीडरशिप दैट रिलाई ग्रेटली ऑन द कंट्रोल। बेसिकली आपको सही बताएं तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही है, बिकॉज एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना ताकि अच्छे से काम कर सके, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी उसको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि मैस्लो के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही है। तो आपने अगर पढ़ा होगा मैस्लो की जो ह्यूमन नीड की थ्योरी थी, इसमें बेसिकली ट्रायंगल के माध्यम से बताया गया था कि जो अपर, बेसिकली 3 लेयर होती हैं। अपर लेयर होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड में क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और दूसरी होती है बेसिक नीड। बेसिक नीड जैसे कि खाना, घर, कपड़ा, मकान, ये। और उसके बाद होती है थर्ड में बायोलॉजिकल नीड। बायोलॉजिकल नीड मतलब क्या होता है? हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये होती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है ट्रायंगल नीड को लेकर के, ह्यूमन नीड को। चैलेंजिंग न्यू टास्क इन द बेसिक ह्यूमन नीड, ये तो कुछ मतलब ही नहीं इसका। मनी ऑलवेज, ये भी नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड का ट्रायंगल था उसमें जो नीचे था वो क्या था? हंगर, थर्स्ट, स्लीप, यही था ना। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो ऊपर आएगा नहीं। ऊपर तो क्या था आपका? फूड शेल्टर लव, बेसिक नीड थी। तो यही का थर्ड ऑप्शन सही होगा, बिकॉज ये नीचे जो थर्ड लोअर में आएगा। बेसिकली ये सेफ्टी सिक्योरिटी तो बाद में आएगा ना, पहले आपको चाहिए क्या? बेसिक नीड आपकी पूरी होनी चाहिए, तब तो आप सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करेंगे। तो ये थर्ड नीचे आएगा ट्रायंगल के, ठीक है। ऊपर आएगा आपकी जो बेसिक नीड होती है। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड ही ऑप्शन सही है। पढ़ सकते हैं। वर्कर विल नॉट गिव
देयर बेस्ट अनलेस, ये मतलब ही नहीं, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी इन स्ट्रक्चर फॉर्म। मतलब जैसे कोई एक्टिविटी आप करते हैं, परफेक्शन आ जाता है उसमें, आप उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। एक आपके लिए मतलब मॉडल बन जाता है कि इसको देख करके और जो एक्टिविटी है सिमिलर एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, मॉडल ही बोलते हैं ना। जैसे कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म की, परफेक्ट हो गए उसमें, और उसको एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म ले लिया उसका, और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म लेने के बाद क्या है, एक मॉडल बन जाता है। तो मॉडल बोलते हैं उसको बेसिकली। ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइज वे में बनाना इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म, उसको मॉडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिटी काउंसिल होती है उसका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। फैक्ट फाइंडिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, कोई समस्या है, उसको फाइंडिंग करना सही है। फंड रेजिंग, प्रमोट, ये बेसिकली गलत है, इसको बाद में बताएंगे। प्रमोटिंग पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी सही है, लोगों की भागीदारी बढ़ाना, उनको पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब प्रमोट करना लोगों को, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना एक्टिविटी में। बट जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। फंड रेजिंग बेसिकली इसका काम नहीं होता कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी काउंसिल का काम नहीं होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में और भी बॉडी होती है, उनके माध्यम से फंडिंग रेज की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है। 45 में पूछा गया है कि क्लाइंट वर्कर का जो रिश्ता होता है उसको बेसिकली किस प्रकार का है, पर्सनल रिश्ता है या पर्पजिव है या सोशल है, सिंपथेटिक है। तो आपको बता दें सिंपथेटिक होगा नहीं, क्योंकि जिसमें जो सोशल वर्कर होगा वो बेसिकली एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होता है, तो वहाँ पर सिंपथी का कोई मतलब ही नहीं है। सोशल हो भी सकता है, नहीं भी, अगर इंडिविजुअल को के साथ में अगर डील कर रहा है कोई सोशल वर्कर तो सोशल नहीं हो सकता, पर्सनल हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रिश्ता है पर्सनल कैसे हो जाएगा, ये तो इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं ना, ये तो सोशल वर्कर है, ये सभी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मदद करता है, तो पर्सनल नहीं होगा। लास्ट है पर्पजिव, पर्पजिव ही होगा, क्योंकि पर्पजिव का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, कि जो सोशल वर्कर का उद्देश्य क्या है, इन दोनों का यही है ना कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करना, तो पर्पजिव होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल कंटीजेंसी। सोशल कंटीजेंसी क्या होती है, जैसे कंटीजेंसी होती है, कंटीजेंसी फंड मतलब आपातकाल में यूज करने वाला, जो किए जाने वाला जो मनी होता है, जैसे कि भारत सरकार का भी कंटीजेंसी फंड होता है, तो कब यूज किया जाता है, जैसे कब कोई आपदा आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए या फिर अर्थक्वेक या फिर सुनामी, वहाँ यूज किया जाता है। उसी प्रकार से सोशल कंटीजेंसी में को अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोशल, क्या है इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन सोशल वेलफेयर होगा या सोशल सर्विस या सोशल वेलफेयर सर्विस या फिर सोशल सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेगी सोशल कंटीजेंसी के टाइम पे प्रोटेक्शन। सो राइट आंसर इज फोर्थ। 47 में पूछा गया है कि इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए क्या होती है रिपोर्ट, उसकी जो थीम है क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस जो थीम थी किस साल में थी, ये पूछा गया है। तो 2003, 4, 5, 6 पूछा गया है, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का 2019 का है बस। तो आपको बता देते हैं 2019 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है 129 है आउट ऑफ 189 कंट्री, नॉर्वे ने टॉप किया है। और इस साल की जो थीम है ये याद कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनइक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। दोबारा बोल देते हैं, इनइक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आप याद कर लीजिए, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में। 48 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम सोशल सर्विस, जो मतलब जो नीडी लोग होते हैं ना, उनके लिए अगर हम सोशल सर्विस को चैनलाइज करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो किस अप्रोच के माध्यम से, पूछा गया है किस अप्रोच के माध्यम से उनको सहायता प्रोवाइड कराते हैं। बेसिक नीड अप्रोच या यूनिफाई या फिर इक्वलिटेरियन या फिर होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक तो होगा ही नहीं। नीडी लोग के लिए तो अगर हम बात करें सिंपल तरीका है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इजीली आप बता सकते हैं कि बेसिक नीड अप्रोच ही होगी, क्योंकि जो नीडी पर्सन के लिए क्या चाहिए, बेसिक ही नीड चाहिए ना, बेसिक नीड जो होती है शेल्टर, हाउस, कपड़ा, मकान, यही सब, तो बेसिक नीड के माध्यम से हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 का क्या है, इसमें पूछा गया काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों होती है या फिर कुछ नहीं होती है। तो आपने पढ़ा होगा तो काई स्क्वायर टेस्ट को, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मोस्टली वो मॉड के अंदर होता है, जैसे काई स्क्वायर बराबर
सिग्मा मॉड ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। तो इसमें ये मॉड में रहेगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और ये बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसके माध्यम से। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें नॉमिनल वैल्यू ली जाती है और ऑर्डिनल मतलब होता है रैंक में लगाना। और रैंकिंग आप कर दीजिए, रैंकिंग हमेशा नेगेटिव होगी नहीं, ना ही नॉमिनल वैल्यू नेगेटिव होगी। क्योंकि नॉमिनल वैल्यू में क्या होता है, जैसे ये लिस्ट है, इसमें सबको नंबर दे देना, तो ये नंबर आप किसी को कहीं से भी दे दीजिए, नेगेटिव थोड़ी होगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एरोन बिग के द्वारा कौन सी थेरेपी दी गई, गेसाल्ट, कॉग्निटिव, क्लाइंट सेंटर्ड या टास्क सेंटर। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, सेकंड है, कॉग्निटिव थेरेपी। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जैसे कोई इंडिविजुअल होता है ना, तो उसके मन में एक नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं अपने बारे में। तो उसको लगता है कि ही इज़ वेरी वर्थलेस, मतलब कुछ काम का नहीं है। उसके बाद फिर उसको नेगेटिव थॉट आते हैं वर्ल्ड के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में। उसे लगता है कि पूरी दुनिया है हमारे खिलाफ में, हमें हेट करती है, इसलिए आई एम वर्थलेस। और उसके बाद फिर उसको आते हैं जो नेगेटिव थॉट फ्यूचर के बारे में, कि हम वर्थलेस हैं इसलिए आगे कुछ कर नहीं सकते। और मतलब फ्यूचर के बारे में यही आते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, उनके होंगे या शादी नहीं होगी या उनको पैसा नहीं होगा, इस प्रकार के थॉट आते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो थ्योरी दी गई थी, थेरेपी दी गई थी, दैट इज कॉग्निटिव थेरेपी। सो 50 का हो जाएगा सेकंड। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे 10 से लेकर 75 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और उसमें साथ साथ कमेंट मेंशन कीजिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या जो भी है आप मेंशन कीजिए साथ साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।